इस सत्र के अध्यक्ष और महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के भी अध्यक्ष माननीय अविनाश पाटिल जी, इन्हें मैं आमंत्रित करती हूँ कि वो अध्यक्षीय समारोह करें। सभी साथियों को जिंदाबाद। महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के 35 साल पूरे होने पर ये जो आज के दिन राष्ट्रीय संविधान जागरण परिषद आयोजित की है, उसमें उपस्थित और जिन्होंने अभी अपने साथ हम सबके साथ काफ़ी सीधी बात रखी, लेकिन सबको चुभने वाली बात रखी, सबको तवज्जो देने वाली बात रखी, वो मार्टिन भाई, उनके साथ जो हमारे साथ अगले सेशन में बात रखेंगे प्रोफेसर खलील भाई, हमारे नौजवान युवा अभिनेता निखिल, और उनके साथ बाकी हमारे जो संगठन के जिम्मेदार है माधव बागे और बाकी साथी। और यहाँ पर मुझे दिख रहा है इस हॉल में काफ़ी लोग जो मौजूद है, उसमें 2-3 पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करने वाले साथी है। संगठन के शुरुआत से काम करने वाले, मुझे कुछ सफ़ेद ज़्यादा बाल होने वाले लोग भी हैं, शायद कुछ डाई करके भी आए होंगे, लेकिन बाबा कॉमरेड बाबा आरगड़े, मच्छिंद्रनाथ मुंडे दिख रहे हैं मुझे। शुरुआत के दिनों से जो ये काम में जुटे हुए ऐसे साथी है, और काफ़ी उसके बाद अलग अलग दौर में कई साथी जुड़े जिन्होंने ये संगठन का कारवां बढ़ाने में और उसको गतिमान रखने में काफ़ी योगदान दिया है। उन सभी साथियों को, उन साथियों के सभी फैमिली मेंबर जो है, हमारे परिवार के सभी सदस्य हैं, उन सभी को ये संगठन को आगे ले जाने के लिए उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया, योगदान दिया है, उसके लिए मैं बधाई देना चाहूँगा कि 35 साल संगठन को पूरे होने के बाद हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और कल और परसों के दिन तो हम संगठन के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन आज जो परिषद का विषय है, थीम है भारतीय संविधान के जागर के बारे में, तो मुझे लगता है यहाँ पर जो मार्टिन भाई ने रखा है, गुजरात की बात तो होने वाली है, दोपहर में भी होगी। रिश्ता यहाँ पर आई है सेटलवाड़ जी, तो उन्होंने गुजरात का नाम भी नहीं लिया, लेकिन उनके बारे में गुजरात के साथ ही शुरुआत होती है पूरे दुनिया भर। वैसे मार्टिन भाई की बात है कि गुजरात की बात किए बगैर और उसमें काम करने वाले, ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले लोगों के बारे में हमें जानकारी लिए बगैर हम आगे नहीं जा सकते। महाराष्ट्र में आजकल पिछले इलेक्शन में, दोनों लोकसभा में भी और अभी के असेंबली इलेक्शन में भी गुजरात की काफ़ी बात है, क्योंकि गुजरात हमारे यहाँ का काफ़ी उद्योग और बाकी इंडस्ट्रीज़ और डेवलपमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से महाराष्ट्र को आज तक मिला था, वो गुजरात शिफ्ट होने की चर्चा और उसके बारे में दोनों तरफ से बातें रखी गई, और उसके हिसाब से फिर यहाँ का चुनाव का नैरेटिव सेट करने की भी कोशिश की गई। लेकिन मुझे लगता है कि लोकसभा इलेक्शन में जो चुनाव का नैरेटिव सेट हुआ था या करना ज़रूरी था, जो पार्टी ने प्रोग्रेसिव, सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव पार्टी फोरम्स, या जिन्हें हम कहते हैं इंडिया फोरम्स वगैरह नाम से सब जानते हैं, उन्होंने सेट नहीं किया। ये एक गलतफहमी, क्योंकि क्रेडिट लेने की बात तो आजकल सभी फील्ड में होती है, तो पॉलिटिक्स में तो ज़्यादा होती है, सत्ता संघर्ष में तो ज़्यादा होती है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे जैसे संगठन, हमारे जैसे एक्टिविस्ट कार्यकर्ता, जिन्हें सो कॉल्ड अर्बन नक्सल कह के डिस्कार्ड करने की कोशिश की जा रही है, जैसे मार्टिन भाई ने कहा, टिस्टा जी भी बताएंगे कि किस तरीके से उन्हें टारगेट किया गया है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट और उनके बाकी जिम्मेदार लोगों की तरफ, कि ये लोग आम आदमी की बात करते हैं, आम आदमी के लिए काम करते हैं, आम आदमी में रह के काम करते हैं, और ये संविधान के दायरे में रह के काम करते हैं। तो इसलिए ये सबसे हमारे बड़े दुश्मन है, सबसे हमारे सत्ता संघ के और जाने में सबसे बड़े
अटकाव है, तो इसके लिए इनको पहले नेलिगेट किए जाए, उनको ख़त्म करने की पहले बात रखी जाए। इस तरीके से आज संविधान के कॉन्टेक्स्ट में पॉलिटिकल जो राजनीति चल रही है वो चल रही है आज भी। यानी अभी जो असेंबली सेशन महाराष्ट्र का नागपुर में हुआ था, वहाँ पर शायद चीफ मिनिस्टर ने ये बात रखी सोशल सिक्योरिटी कानून लाने के बारे में, क्योंकि पिछली असेंबली में बिफोर इलेक्शन उन्होंने वो कानून लाने की कोशिश की, लेकिन उसको अपोज किया गया, फ्लोर पे भी किया गया। हमारे ऐसे कई कार्यकर्ताओं ने भी उसको काफ़ी डिस्कार्ड किया, अपोज किया, लेकिन उससे बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि जो थम्पिंग मेजॉरिटी लेके अब रूलिंग में लोग आए हुए हैं, उनकी जो सोच है और उनकी जो करतूत है आज तक रही, उसको देखते हुए वो रुकने वाले नहीं। वो इसके लिए काम करेंगे। काम करने के बारे में उन्होंने हमें सभी को एक दिशा भी दी है, सुझाव भी दिया है, रखा है। मैं उससे डर की बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन उसके बारे में हम सभी को अवेयर होने की, जागरूक रहने की बात करना चाहूँगा। जिस संविधान की चर्चा हम करना चाहते हैं, संविधान जागर की चर्चा करना चाहते हैं, जिसमें मुझे जो बातें आप ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ता अनुभव करता है और जिसको सामने रख के उसको लोगों में जाना पड़ता है, लोगों के सवालों को हल करने के लिए उसके ऊपर काम करना पड़ता, जो असमानता के, जाति भेद की, धर्म भेद की बात बताइए, वो मार्टिन भाई अभी से केवल गुजरात की मुद्दा नहीं रहा है, महाराष्ट्र में जो है। जयपुर के एक हमारे रैशनलिस्ट साथी की फैमिली थी, उनकी लड़की मुंबई में है और उसने इंटर रिलीजियस मैरिज किया, उसका पति जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी से है, तो उनको घर नहीं मिल रहा है मुंबई में। तो उन्होंने मुझे कहा कि ज़रा आप उनको कुछ मदद कर दे सकते कि देखिए, तो ये हो रहा है। यानी केवल अभी गांव कस्बों तक जाति के आधार पर अलग बस्तियां जो थी बिफोर इंडिपेंडेंस, ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस, फ्रीडम स्ट्रगल और बाद में भी, वो ख़त्म नहीं हुई पूरी तरीके से। उसको आधुनिक रूप देके अपार्टमेंट्स सोसाइटी में भी एक हो रहा है। वेजिटेरियन होगा तो भी सोसाइटी का मेंबर किया जाएगा, या फिर उसको ये किराए से दिया जाएगा, या फिर दलित आलोक और बाकी कस्बों के लिए अलग सोसाइटी या एरियाज़ है रहेंगे, उसमें ही उनको प्रॉपर्टी ले सकते हैं। उनकी प्रॉपर्टी बाकी लोग खरीद नहीं सकते, करने के लिए कोई तैयार नहीं होता। इस तरीके से कई मुद्दे हैं आज शहरों में भी, डेवलप्ड सिटीज़ में भी ये हम अनुभव कर रहे हैं। और ये केवल महाराष्ट्र में मराठी और अमराठी लोगों के मुद्दा नहीं रहा, वो तो है ही, वो तो है ही। और वो राजनीति का मुद्दा है, वो ईमानदारी से वहाँ की लोकल लैंग्वेज के लिए और लोकल लोगों के लिए, जो हम उससे मूल निवासी कहेंगे, उनके लिए, उनके हक के लिए, उनके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से उनको जो भी देना चाहिए हिस्सा डेवलपमेंट के अलग अलग क्षेत्र का, वो देने के लिए बात नहीं रखी गई है। तो संविधान की बात रखते हुए एक तरफ हमें संविधान की जो भी जानकारी है, उसका महत्व है, उसकी और उसके साथ हमारे ऊपर एज ए सिटीजन आने वाली जिम्मेदारी है। सिटीजन ये टर्मिनोलॉजी अभी तक हमें उसकी आइडेंटिटी नहीं है। शायद वो हमारे नागरिक शास्त्र जो विषय रहा है ना, उसमें कुछ 20 मार्क्स के लिए रहता है हाई स्कूल में, अभी कुछ बदलने का शुरुआत चर्चा हो रही है। हमारे यहाँ पर पिछले महाविकास आघाड़ी के गवर्नमेंट में जब एजुकेशन मिनिस्टर वर्षा गायकवाड़ रही थी, तो उनके तरफ हमारे जैसे कई लोगों ने एक डिमांड रखी कि संविधान ये टॉपिक स्कूलों में, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन में भी सिखाया जाने की, एक टॉपिक, एक सब्जेक्ट रेगुलर हमारे करिकुलम का पार्ट रहना चाहिए। क्योंकि जिस संविधान के तहत ही इस देश का कारोबार चलाया जाने की ज़रूरत है, या चलाया जाता आ रहा है कुछ हद तक, पूरी तरीके से नहीं, कुछ हद तक पिछले 75 सालों में, तो वो संविधान क्या है, वो किताब का कवर ही दिखाया जाता है और वही सोशल मीडिया में सर्कुलेट होता है, या फिर पब्लिकली जो
मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया होगा उसमें भी यही है, इसके साथ वो प्रेम्बल, यही इस हद तक ही संविधान की बात की जाती है। उसके आगे संविधान में क्या लिखा है वो ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन वो लीगल लैंग्वेज में है, लेकिन हमें वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो आम आदमी को वो पढ़ने के लिए वो किताब ज़रूर रखे, पढ़ने की कोशिश करे, घर में उसकी चर्चा करने की कोशिश करे, लेकिन संविधान के ऊपर उसको सहज तरीके से लिखे हुए कई डॉक्यूमेंट्स आज दुनिया भर में है। और दुनिया भर में इसलिए कह रहा हूँ कि भारतीय संविधान को एज ए गाइडलाइन ऑल ओवर वर्ल्ड किया जाता है, लिया जाता है, उसको सीरियसली लिया जाता है बाकी कंट्रीज़ में भी, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो वैल्यू सिस्टम उसमें बताई गई है, रखी गई है, वो ज़्यादा मायने रखती है हमारे देश के बाहर के लोगों के लिए भी, ह्यूमैनिटेरियन के लिए, जो भी मानवतावादी विचार और उसको लेके काम करने की कोशिश कर रहे हैं, उन सभी के लिए हमारा ये भारतीय संविधान एक प्रमाण माना जाता है, एक बेसलाइन माना जाता है पूरे वर्ल्ड वाइड। तो ऐसे संविधान के हमारे यहाँ पर क्या धज्जियाँ उड़ गई है 75 साल में, इसके कुछ नमूने यहाँ पर मार्टिन भाई ने रखे, टिस्टा जी भी दोपहर में रखेंगे, वो ज़्यादा स्फोटक है, ज़रा हमें तैयारी रखनी चाहिए अपने उसको सुनने की, उसको हजम करने के लिए। लेकिन संविधान के बाद की जो धज्जियाँ आज तक उड़ाई गई है वो कांग्रेस वालों ने भी उड़ाई, कोई यहाँ पर दूध का धुला नहीं है। 75 साल में अगर 60 साल जिस पार्टी का रूलिंग रहा है, उन्होंने संविधान क्या है दिखाने की भी कोशिश नहीं की, इतनी भी ईमानदारी रखी नहीं, तो ये दोनों क्या कहेंगे हम एक दूसरे के लिए इस तरीके से है कि जो आज की बीजेपी है कि वो भी वही कर रहा है, लेकिन वो सॉफ्ट कोटेड तरीके से कर रहा है। बात संविधान की करेंगे, संविधान के बारे में वो क्या, हमारे प्रधानमंत्री तो उसके ऊपर सर ही रख देते, सीधा सर में नहीं लेते, सर रख देते सिर्फ। तो इस तरीके के सिंबॉलिज्म से काम करने की कोशिश जिस तरीके की आज रूलिंग पार्टियां कर रही है, और पिछली रूलिंग पार्टियां ने उसके बारे में कोई तवज्जो ही नहीं रखा, तो ये दोनों जो दायरे है उसके बीच में हमें सोचना चाहिए। जो मैं कहूँ मध्यम मार्गी तरीके से संविधान के बारे में भी सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि वो अगर हम नहीं करेंगे तो हम हमारा एक मूल्यवान डॉक्यूमेंट जो हमारे देश के लिए, हमारे इस देश की नींव रखने वाले जो भी फ्रीडम फाइटर और लीडर्स रहे, उन्होंने इकट्ठा आकर किया। ये भी एक कुछ डेमोक्रेसी में भी और कॉन्स्टिट्यूशनल के बारे में भी कुछ मिथ्स, नए मिथ्स बने गए कि बाबा साहब ने ये लिख के रखा है वगैरह, ऐसा भी नहीं है। ये भी मिथ, हमें इससे बाहर निकलना चाहिए। संविधान की आखिरी जो भी तर्जुमा है और उसको फाइनल बनाने के में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का बहुत अहम कंट्रीब्यूशन रहा, लेकिन वो होने तक उसके पहले जो भी कंटेंट मिला है, जो वैल्यूज़ के बारे में चर्चा हुई है संविधान सभा में, और उसके पहले भी ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस, फ्रीडम इंडिपेंडेंस के दौरान, और उस समय जो चर्चा थी कि पहले राजनीतिक स्वातंत्र्य या पहले सामाजिक स्वातंत्र्य, उसमें भी ये चर्चा हुई है। तो ये भी हमें समझना चाहिए, हमें अंधभक्त नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे केवल अंधभक्त वहाँ पे नागपुर ओरिएंटेड संघ के नहीं है, हमारे पुरोगामी संगठन जो प्रोग्रेसिव संगठन में भी ऐसे कई अंधभक्त है, जो अलग अलग आइडियोलॉजिकल स्ट्रीम्स है उसमें भी ऐसे बन चुके हैं कि हम खबरदार, हमारे महामानव के बारे में कुछ अगर उलट सुलट बोल दिया तो चलेगा नहीं। तो इस मिथ्स के बाहर भी आना चाहिए कि संविधान एक डॉक्यूमेंट है, उसमें बदलाव ज़रूरी है जिस समय के हिसाब से और समाज के हिसाब से, क्योंकि ये लोगों को प्रति समर्पित है, कमिटेड टू कॉमन मैन, आम आदमी, उसके प्रति समर्पित अगर ये डॉक्यूमेंट है, हम भारत के लोग हम ये स्वीकार करते हैं, तो उसके बारे में सोचते हुए हम किसी एक व्यक्ति के कॉन्टेस्ट में भी संविधान की तरफ नहीं गए। जब हमने 2007 में हमारे संगठन ने, और संगठन में मेरे इनिशिएटिव से हमने जो भारतीय संविधान के संविधान बांधिल के मोर्चा शुरू किया, कि तब तक 2007 तो हमारे इंडिपेंडेंस का 60वां साल था, 60 years कंप्लीटिंग इन दैट डे।
2007 में हमने ये इस संविधान बांधिल की महोत्सव की शुरुआत की, तो देश का पहला संगठन होगा कि अधिकृत तरीके से संविधान के बारे में कैंपेन चलाने के प्लान करें, और उसका डॉक्यूमेंट भी किया। और 2007 से अब 24 तक, जिन 17 सालों में शायद मुझे लगता है कि काफ़ी अवेयरनेस आ चुका है, लेकिन ये अवेयरनेस ऊपरी लेवल पे। तो ये संविधान के बारे में काम करने वाले सभी संविधान प्रचारक, अभ्यासक से लेके जो भी इंटेलेक्चुअल है, राइटर्स है, थिंकर्स है, उन सभी से ये अपील करना चाहूँगा मैं कि हमें 75 से 100 साल के जो 25 साल का दायरा तय करना है, उसमें संविधान के प्रतीक सिंबोलिज्म से परे होकर हमें अभी संविधान में क्या लिखा है और वो हमारे अपनी आम आदमी की ज़िंदगी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, अहम है, ये समझने के लिए कोशिश होनी चाहिए। ये कोशिश करने की शायद शुरुआत हम कर सके। महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, ये संगठन, इसके बारे में हमारे संगठन के सभी साथी गंभीरता से इसके बारे में ज़रूर सोचें, ऐसा मैं आप सभी से आह्वान करूँगा, अपील करूँगा। लेकिन ये संविधान जागर जो है, उसमें जो अलग अलग उसके आज की स्थिति में चर्चा है, तो संविधान के तहत मुझे लगता है कि अगले कुछ सालों में संविधान में जो लिखा है उसकी जो भी लीगसी है, वो लीगसी हमें अगर हम समझें, उसके बारे में पढ़ें और उसका उस कॉन्टेक्स्ट, उन दिनों के कॉन्टेक्स्ट और आज के दिन उसका क्या संदर्भ है, रेफरेंस है, ये समझने की कोशिश करें, तो जो भी वैल्यूज़ कंसेप्ट उसमें संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में करीबन 12 मुद्दे हैं वैल्यूज़ के बारे में, स्वातंत्र्य, समता से लेके, तो ये इसका आज के दौर में क्या स्थिति है, उसका एक रिव्यू, उसका एनालिसिस होना चाहिए, मूल्यमापन होना चाहिए, और उसमें क्या रह गया, क्या गलती हुई है, इसको समझते हुए आगे जाने का रोड मैप हमें प्लान करना चाहिए। इस गंभीरता से हमें संविधान को के बाद और देखने की ज़रूरत है, ऐसा मुझे लगता है। हमारे संगठन के तरफ से आज के राष्ट्रीय परिषद में संविधान की चर्चा हो, ये कोशिश करने में जो इनिशिएटिव लिया गया है, इसके बारे में खुशी जाहिर करूँगा। महाराष्ट्र में संविधान और एक प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी की लीगसी की एक बड़ी परंपरा रही है, तो मुझे लगता है कि जिस तरीके के सोशियो पॉलिटिकल डायलेक्टिक्स में आज महाराष्ट्र जा रहा है या पूरा देश जा रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले 5-10 सालों में महाराष्ट्र के हमारे साथी सब लाइक माइंडेड जो भी है, उन सभी में उनके काम करने में इकट्ठा आने के लिए जो भी मर्यादा है वो दूर करके साथ ले इकट्ठा आकर महाराष्ट्र से आगे पूरे देश तक, पूरे राष्ट्र तक हम इस संविधान का जागर लेके जाएंगे। कि मुझे दिख रहा है कि 2029 का जो भी इलेक्शन होगा वो संविधान के तहत वैल्यू में जो सोशल जस्टिस की बात है, जो कास्ट रिजर्वेशन की बात है, जो जातीय जनगणना की बात है, कि उस मुद्दे पर होने वाला है। तो पहले हम समझ तो ले क्या जाति गणना है, क्या हमारी जनगणना है, उसकी जातीय व्यवस्था की स्थिति क्या है और उसमें रिजर्वेशन की बात कहाँ से आई है, उसके बारे में एफर्मेटिव एक्शन जो हमारे यहाँ पर हमने ली है संविधान में, तो उसकी क्या ज़रूरत है हमारे यहाँ के देश में, और उसके लिए उस गंभीरता से हम अगर समझे तो मैं ये दावे के साथ कहना चाहूँगा कि 29 में हम एक ड्रास्टिक चेंज ला सकते हैं सोशियो पॉलिटिकल, लेकिन उसके लिए 5 साल मेहनत करेंगे। उसके लिए हम जो चैलेंजेस आने वाले हैं स्टेट की तरफ से, सोशल सेक्टर्स की तरफ से, या भी बाकी सभी जो भी फैक्टर्स है, उन सभी को इकट्ठा आकर फेस करने की हिम्मत हमें यहाँ दिखानी है। वो हौसला लेके इस संविधान जागर की राष्ट्रीय परिषद से हमें जाना है। मुझे ये खुशी है कि मार्टिन भाई यहाँ पर आए। मैं हमारे महाराष्ट्र के सभी साथियों के सुझाव देना चाहूँगा कि महाराष्ट्र के बाहर जो भी
ग्राउंड पर काम करने वाली संगठन संस्था है, जिसके साउथ के बाद में जो मैं कहता हूँ द्रविड़ कलगम जैसा है, केरल शास्त्र साहित्य परिषद जैसा है, और कुछ लोग और संगठन है। वैसे गुजरात में पानी के बारे में तरुण भारत संगठन राजेंद्र सिंह का नाम जैसा लिया जाता है, इसी तरीके से गांव कस्बों तक जो भी अवेयरनेस की बात करने में इनिशिएटिव और कंट्रीब्यूशन किया है, तो मार्टिन भाई और उनके साथ के संगठन नवयोजना का भी हमें जाकर एक स्टडी टूर करना चाहिए। और दूसरा तो श्रिष्टा जी तो हमारे यहाँ पर मुंबई में अवेलेबल है, लेकिन उनके साथ एक बार गुजरात देखने के लिए जाना चाहिए, स्टडी टूर करके। नौजवान एक्टिविस्ट को मैं आह्वान करूँगा, क्योंकि हमारी समझ नहीं बढ़ेगी। उसके सिवा केवल महाराष्ट्र के दायरे में हम सोच कर नहीं चलेगा। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच के बारे में, ह्यूमन राइट्स के बारे में, सोशल जस्टिस के बारे में जिस तरीके से यूनो अवेयर है, उसके लिए कुछ काम करते हैं, कुछ रेजोल्यूशन पास करते हैं। 2021 में यूनो ने एक महत्वपूर्ण रेजोल्यूशन पास किया है, जिसमें जो रेजोल्यूशन पास करने के प्रोसेस में हमारे जैसे, मेरे जैसे और हमारे जैसे संगठन का भी कुछ छोटा योगदान रहा है कि उन्होंने ये कहा है पूरे दुनिया के देश के स्टेट को, वहाँ के रूलर्स को, कि सुपरस्टिशन इज अ हर्डल इन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो मानव विकास में अंधविश्वास एक हमारे यहाँ पर जब ऑब्स्टिकल होगा, तो उसको दूर करने के लिए साइंटिफिक टेम्पर प्रमोट करना, और साइंटिफिक टेम्पर के हिसाब से और सुपरस्टिशन इरेज के हिसाब से के लिए वहाँ पर पॉलिसी बनाना, कानून बनाना, वेलफेयर स्कीम बनाना, ये वहाँ के स्टेट की जिम्मेदारी, रूलिंग पार्टीज की जिम्मेदारी है। और इसके लिए यूनो ने एक रिजोल्यूशन पास किया है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री तो कई सुपरस्टिशन बनाते रहते हैं अलग अलग। पिछले 10 सालों में तो कई यानी क्या सर्जरी के बारे में, या उन्होंने तो बायोलॉजिकल है वो डायरेक्ट नहीं है, ऐसा उन्होंने दावा भी किया था। तो वो छोड़ दो, हमारे अगली पीढ़ी को वो न बताते हुए उसकी जो साइंटिफिक साइड है वो बताने की ज़रूरत है। तो कोशिश करेंगे कि अंधविश्वास उन्मूलन का काम महाराष्ट्र के बाहर जो 10-12 राज्यों में जिस तरीके से जो साथी NGOs ग्रुप्स कर रहे हैं, उनको ताकत दे, नेशनल लेवल पर इसका एक अच्छी तरीके से काम बढ़े, और वही हमारे लिए साइंटिफिक टेम्पर प्रमोशन का और इनकल्केशन का, यानी समाज में उसको यूज करने का की कोशिश रहेगी, और वो हमारे देश के संविधान को ताकत देने वाली बात रहेगी। ऐसा संकल्प लेकर हम ये परिषद पूरी करें, ऐसा आह्वान करूँगा। और ये साथी हमारे यहाँ पर जो आए, आज दिन भर हम उनको सुनेंगे, इसके लिए आप सभी को बधाई देता हूँ। फिर से संगठन के नींव रखने वाले हमारे शहीद डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जी को स्मरण करते हुए, उनके प्रति एक कृतज्ञता व्यक्त करते हुए यहाँ पर रुकूंगा। जिंदाबाद।